Hello and welcome to UPSC Prep World. This is lecture number 18th in the Environment and Ecology series of UPSC CSC preparation. In the last lecture, we studied about water pollution and eutrophication, and we also solved various PYQs related to these topics. In this lecture, we will continue with water pollution and we will study about major water pollutants, major chemical contaminants and their impact on human health, effects of water pollution and control measures against water pollution. We will also solve PYQs related to these topics. So let's start. तो देखिए हम लोग वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, यूट्रोफिकेशन के बारे में देख लिया, डेड जोन्स के बारे में देख लिया. अब मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स वो क्या क्या होते हैं और किस किस सोर्सेस से क्या क्या मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स आते हैं वो हम देखते हैं. तो मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स इंडस्ट्रियल वेस्ट से हम देखते हैं वो क्या आएंगे. तो देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और वो बहुत टॉक्सिक होते हैं. वो जनरली इन्वायरमेंट को बहुत डैमेज पहुंचाते हैं. केमिकल्स जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं और जनरली वो हैवी मेटल्स जैसे लेड, मरकरी और बहुत सारे पोल्यूटेंट्स जैसे सल्फ़र, एस्बेस्टस, नाइट्रेट्स और बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ इंडस्ट्री में होता है. ये जब वहाँ से डिस्चार्ज होते हैं तो फिर अल्टीमेटली ये वाटर में जाके मिल जाते हैं और वाटर को पोल्यूट करते हैं. और जनरली ऐसे तो इनको ट्रीटमेंट करके ही पानी में छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ आज भी हैं जो कि प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम उनके पास नहीं होता है और वो डायरेक्टली इनको वाटर में भेज देते हैं, जिसके कारण ये वाटर जो है काफ़ी पॉल्यूट हो जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली पहले किसी लेक में होते हैं, लेक से फिर रिवर में जाते हैं, कनाल्स में जाते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली ये सी में ही जाते हैं. तो ये टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं वो जनरली बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और इतने ज़्यादा मात्रा में होते हैं कि ये पानी का कलर भी चेंज हो जाता है. ये यूट्रोफिकेशन भी कॉज कर सकते हैं, वाटर का टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं. अगर हॉट वाटर अगर पानी में चला जाए तो वो वहाँ का टेम्परेचर को भी चेंज कर सकते हैं. और टेम्परेचर चेंज होने से क्या होता है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट में जो फिशेस हैं वो सब रह नहीं पाती हैं और ये वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको बहुत ही हार्म पहुँचाती हैं. तो ये हो गया इंडस्ट्रियल वेस्ट. फिर जो सीवेज होता है और वेस्ट वाटर जो होता है जो कि हमारे हाउस होल्ड से रिलीज़ होता है, उसमें भी बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया और केमिकल्स होते हैं जो कि हम लोग घर में यूज़ करते हैं जो केमिकल्स. तो ये बैक्टीरिया और ये केमिकल्स जो है वो बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं. और ये सीवर में जो हमारे सीवेज और वेस्ट वाटर जो लेके जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ही सारे पैथोजेंस भी हमको मिलते हैं और यहाँ पे हमको जैसे हेपेटाइटिस वायरस मिलता है, पोलियो वायरस मिलता है, फिर बैक्टीरिया भी मिलते हैं जो कि जैसे वैब्रियो कोलेरा जो कि कोलेरा फैलाते हैं. तो इस टाइप के पैथोजेंस है ये हमको सीवेज और वेस्ट वाटर जो हमारे हाउस होल्ड से रिलीज़ होते हैं और जो कि अल्टीमेटली पानी में जाके मिलते हैं, ये सारे पैथोजेंस और केमिकल्स ये अल्टीमेटली वाटर पोल्यूशन का कारण बनते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे माइनिंग एक्टिविटीज़. तो माइनिंग एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं और उसमें हम देखिए यहाँ पर एसिड माइन ड्रेनेज भी होता है, हेवी मेटल कंटामिनेशन भी होता है, सेडिमेंट्स एंड इरोजन जो कि रॉक्स जो होते हैं उनके सेडिमेंट्स जो हैं वो पानी में मिल सकते हैं, केमिकल पॉल्यूशन जो होता है वो भी मिलते हैं. तो माइनिंग क्या होता है, माइनिंग हम करते हैं क्योंकि हम मिनरल्स जो हैं जैसे कि हमारे कोल हो गए और भी बहुत सारे आयरन ओर हो गए, तो जब इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से, अंडरग्राउंड से या अर्थ से, तो फिर इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं. इनको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर बाद में जब प्रोसेस करते हैं तो उस प्रोसेस में भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स यूज़ होते हैं और इनको एक्सट्रैक्ट करने समय भी हमको बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स इन्वायरमेंट में रिलीज़ होते हैं, जैसे कि मेटल वेस्ट होते हैं, सल्फाइड फ्रॉम रॉक्स होते हैं, आयरन सल्फाइड हो गया, कॉपर पायराइट हो गया. और जैसे कि हम कोल वॉशरीज में कोल को जब वॉश करते हैं, मिनरल्स के साथ और सारे केमिकल्स भी होते हैं जैसे यूरेनियम हुआ, सल्फ़र हुआ, तो बहुत सारे केमिकल्स भी वो जाके पानी में मिल जाते हैं. तो माइनिंग एक्टिविटीज़ से भी मेजर वाटर पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो पानी में जाके उसको पॉल्यूट करते हैं. नेक्स्ट है केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में भी हम लोग बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं और जिसके कारण फिर वो रन ऑफ, एग्रीकल्चरल रन ऑफ जो होता है पानी जब बारिश आती है या जब हम
इरिगेशन करते हैं तो वो एग्रीकल्चरल रन ऑफ जाके पानी में मिल जाता है किसी पानी के सोर्स में, तो फिर वहाँ पर भी ये पॉल्यूशन फैलाता है। अब ये मेजर वाटर पॉल्यूटेंट्स में हमारे जो केमिकल्स हैं, यूरिया है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये सब होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेस्टिसाइड कंटेमिनेशन हो जाता है, और इससे क्या होता है, डेड जोन्स जैसे मरीन डेड जोन्स जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो सब बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है थर्मल पॉल्यूशन। ये थर्मल पॉल्यूशन होता है जब बहुत अमाउंट में हॉट वाटर को अगर किसी वाटर सोर्स में छोड़ते हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर प्रोफाइल होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है और उसके कारण वाटर पोल्यूट हो जाता है। तो देखिए, पावर प्लांट्स जो होते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया या न्यूक्लियर पावर प्लांट, कोई भी पावर प्लांट होता है, तो जनरली जो पावर प्लांट्स होते हैं जैसे थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, तो थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट अल्टीमेटली पावर प्लांट में जो वाटर को स्टीम में पहले कन्वर्ट किया जाता है, अब उसको स्टीम में कन्वर्ट करने का जो मेथड होता है, अगर हम कोल से यूज़ करते हैं या गैस से यूज़ करते हैं तो उसको थर्मल पावर प्लांट या गैस पावर प्लांट बोलते हैं। और अगर न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को न्यूक्लियर रिएक्शन से अगर हम उस हीट को जनरेट करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं। अल्टीमेटली पानी को स्टीम में बनाने के प्रोसेस में जो हीट लगता है वो कहाँ से आया, वो हमको थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट उस हिसाब से हम डिफाइन करते हैं। लेकिन बहुत सारा वाटर जो होता है उसको फिर अल्टीमेटली कूलिंग पर्पसेस में यूज़ किया जाता है। तो ये पावर प्लांट्स बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारा वाटर यूज़ करते हैं कूलिंग प्रोसेस में, और ये जो कूलिंग प्रोसेस में जब वाटर यूज़ हो जाता है तो फिर हीट एक्सचेंज के प्रोसेस के थ्रू वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये जब वाटर होता है हीटेड वाटर, ये जब हम वापस इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं तो वो टेम्परेचर जनरली 10 से 15 डिग्री हायर होता है एम्बिएंट वाटर टेम्परेचर से। तो हम यहाँ पे देखिए, एक मान लीजिए यहाँ पे एक थर्मल पावर प्लांट है और वो वाटर छोड़ रहा है, तो देखिए टेम्परेचर प्रोफाइल देखिए, यहाँ पे बहुत अल्ट्रा हॉट वाटर है, उसके बाद फिर धीरे धीरे हीट डिसिपेट होते होते नॉर्मलाइज होने में वो बहुत ही एरिया ले लेता है, जिसके कारण उस थर्मल पावर प्लांट के आसपास के जो एरिया होते हैं वो एकदम थर्मली पॉल्यूटेड होते हैं, और उसको थर्मल पॉल्यूशन भी कहते हैं। हमने जब इकोलॉजी पढ़ा था तो उसमें हमने पहले भी देखा था कि जो हॉट वाटर होता है, जो जैसे पानी जैसे गर्म होता है तो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो कम होता है, और जो नॉर्मल टेम्परेचर जो वाटर होता है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। और ये हॉट वाटर होने के कारण क्या होता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है बैक्टीरिया का या और भी जो डिकम्पोजर्स होते हैं, तो वहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो भी बढ़ जाता है। तो एक तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ऐसे ही कम हो रहा है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो भी बढ़ रहा है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, और फिर टेम्परेचर में भी जो सडन राइज हुआ होता है, तो जब वाटर रिलीज़ हो रहा होता है और जो उस एरिया में जो टेम्परेचर राइज होता है थर्मल शॉक क्रिएट करता है, वो एक्वाटिक एनिमल्स उतना झेल नहीं पाते हैं और वो फिशेस और अदर एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं वो जनरली मर जाते हैं उस एरिया में, वो फिशेस सर्वाइव कर नहीं पाते हैं। तो ये जनरली एक डेड जोन होता है। तो ये होता है थर्मल पोल्यूशन। नेक्स्ट है रेडिएशन पोल्यूशन। तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स अगर होते हैं, मान लीजिए किसी वाटर बॉडी के बगल में या कोई नेचुरल कैलेमिटी होता है जैसे सुनामी हुआ या अर्थक्वेक हुआ, तो वहाँ से क्या होता है, रेडिएशन लीक होने के चांसेस होते हैं। तो न्यूक्लियर डिजास्टर होने से क्या होता है, रेडिएशन लीकेज होने के चांसेस रहते हैं, और रेडिएशन लीकेज होने से क्या होता है, जो रेडिएशन एक्सपोजर है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण कि रेडिएशन से होने वाली जो बीमारी हैं वो बढ़ जाती हैं। रेडिएशन एक ऐसा फिनोमिना है जो कि ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को भी म्यूटेट करने का पावर रखता है, और ये म्यूटेशन ऐसा होता है कि जनरली ये रिपेयर होता नहीं है, और जनरली ये कैंसरस कन्वर्ट हो जाता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन है वो, जैसे हमारे थायराइड एक ग्लैंड होता है, वो थायराइड क्या है, आयोडीन की ज़रूरत होती है उसकी, तो अगर उसमें आयोडीन की रिक्वायरमेंट है और रेडियो एक्टिव आयोडीन अगर उसके सामने है तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर वो थायराइड कैंसर भी होने का खतरा रहता है। तो रेडिएशन जो है वो हमारे बॉडी में जो डीएनए होता है उसको वो
म्यूटेट करने का पावर रखता है, और म्यूटेट होने के कारण अगर वो रिपेयर नहीं हो पाता है तो फिर वो कैंसरस हो जाता है और जनरली कैंसर का कारण बनता है। नेक्स्ट, ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर देते हैं वाटर के क्वालिटी को, क्योंकि देखिए ऑयल जो होता है जनरली वाटर से लाइटर होता है, और जब वाटर से लाइटर होने के कारण जब ऑयल फैलता है तो बहुत ही दूर तक एक थिन फिल्म जो है वाटर को कवर कर लेती है, और वहाँ से फिर वो ऑक्सीजन के सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। तो ऑक्सीजन के सप्लाई को कट ऑफ कर देने के कारण क्या होता है कि जो ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, और नीचे जो फिश होते हैं, जो शेल फिशेस, फिश, प्लैंक्टन्स, ये डाई ड्यू टू सफोकेशन, ये सफोकेशन से मर जाते हैं, और बर्ड्स और मैमल्स ये डेड फिशेस और प्लैंक्टन्स को खाते हैं तो वो पॉइजनिंग से मर जाते हैं। और ये देखिए जैसे ये पेलिकन है एक, ये ऑयल स्पिल में बेचारा वो खुद फंस गया तो उसका बॉडी पे देखिए कितना हार्मफुल इफ़ेक्ट हो जाता है, जिससे कि ये उड़ने में भी कैपेबल नहीं होता है, और जिसके कारण फिर इसका भी डेथ हो जाता है। फिर अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन देखते हैं, तो देखिए लैंडफिल, वेल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, ये क्या होते हैं, ये धीरे धीरे रिस के अंडरग्राउंड वाटर को, ये धीरे धीरे ये पर्कुलेट होते होते अंडरग्राउंड में चले जाते हैं, और फिर वहाँ पर जाके फिर अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं, जो कि फिर हम अल्टीमेटली वेल्स के थ्रू जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो हमें इफ़ेक्ट करता है। तो बहुत सारे वेस्ट्स हैं, जैसे म्यूनिसिपल वेस्ट्स, लैंडफिल्स, एफ्लुएंट्स, सीवेज चैनल्स, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ये इसी मेथड से ग्राउंड वाटर को कॉन्टेमिनेट करते हैं। और इसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जैसे फ्लोराइड्स, यूरेनियम, हेवी मेटल्स, न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, ये सब ग्राउंड वाटर में जाते हैं, और ये फिर अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं, और हमको फिर बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में हम देखेंगे कि जैसे फ्लोराइड, आर्सेनिक या यूरेनियम पॉइजनिंग, ये सब अंडरग्राउंड वाटर के कंजम्पशन से फिर बढ़ने लगता है। और फिर स्टोरेज टैंक, सेप्टिक टैंक या लैंडफिल्स में लीकेज होने के कारण भी ये अंडरग्राउंड वाटर में कंट्रीब्यूट करते हैं ये पॉल्यूटेंट्स। अब हम मेजर केमिकल कॉन्टेमिनेट्स के बारे में देखेंगे जो वाटर पॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो जनरली आपके फर्टिलाइजर्स में मिलेंगे। तो ये नाइट्रेट्स जब डिज़ोल्व होते हैं वो जनरली कॉन्टेमिनेट करते हैं आपके ग्राउंड वाटर को, और एक्सेस नाइट्रेट जो होता है ड्रिंकिंग वाटर में, वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है और फिर मिथाग्लोबिन बनता है। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो हमारे बॉडी में होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, उसको हैम्पर करता है, और ये बेबी जो होते हैं छोटे, उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और एक कंडीशन होता है नाइट्रेट पॉइजनिंग के कारण, जिसको हम मेथेमोग्लोबिनिया कहते हैं और ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो बच्चे क्या है, उसमें नीले पड़ने लगते हैं, वो उनका जो ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से नहीं होता है तो वो बेबी नीले पड़ने लगते हैं, और ये ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। और हम नाइट्रेट्स का ये भी देख चुके हैं कि वो यूट्रोफिकेशन में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड है फ्लोराइड। इनके सोर्सेस क्या हैं? एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस जैसे कि इंडस्ट्रियल और अर्बन सीवेज से आ सकते हैं। नेचुरल सोर्सेस में ये जियोलॉजिकल स्ट्रेटा, ग्रेटर फ्लोराइड इन हार्ड रॉक एरियाज़, ये ग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं। और ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, टूथ डिफॉर्मिटी, हार्डनिंग ऑफ बोन्स, ये सब कॉज करते हैं। और ये हड्डियों में या और टीथ में ये जनरली डिपॉजिट होते हैं, और ये स्टिफ एंड पेनफुल जॉइंट्स और नॉकनी सिंड्रोम, काफ़ी जॉइंट्स में पेन देने वाले डिजीज़ होता है। फ्लोराइड का डिपोजिशन होने के कारण ये जॉइंट्स में, जब भी हमारे जॉइंट्स मूव होंगे तो ये आपस में टकराएंगे, और ये फिर बहुत ही पेनफुल इफ़ेक्ट देता है। तो ये हुआ फ्लोराइड पॉइजनिंग। नेक्स्ट है आर्सेनिक। इंडस्ट्रियल माइन डिस्चार्ज से सीपेज, फ्लाई ऐश पॉन्ड्स, हमने देखा था आर्सेनिक थर्मल पावर प्लांट्स में जो हमारा ऐश जनरेट होता है उसमें भी होता है। तो ये ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन उनसे होता है। और इंडिया, बांग्लादेश
और ये जो गैंजेस डेल्टा है, आर्सेनिक कंटेमिनेशन उधर बहुत ज़्यादा है, और जब ग्राउंड वाटर से जब वहाँ पर लोग पानी पीते हैं तो उनको भी आर्सेनिक कंटेमिनेशन के कारण उनको आर्सेनिक रिलेटेड डिजीज़ेज होती हैं। तो क्रोनिक एक्सपोजर से यहाँ पर आर्सेनिक से रिलेटेड जो डिजीज़ेज हैं उसमें ब्लैक फुट डिजीज़ है, डायरिया है, लंग एंड स्किन कैंसर होता है। तो ये देखिए फ्लोराइड जो पॉइजनिंग हमने देखा था वो मेनली वेस्टर्न इंडिया, आपके साउथ ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। और हमने जैसे आर्सेनिक में देखा ये जो गैंजेटिक डेल्टा और ये पूरा गंगेज वाला जो रीजन है वेस्टर्न इंडिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। नेक्स्ट है हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, मरकरी, कैडमियम, कॉपर, क्रोमियम, ये भी बहुत ज़्यादा वाटर को पोल्यूट करते हैं। और यूरेनियम पॉइजनिंग जो है वो कोटकपुरा, ये पंजाब में है, वहाँ पर कोल वाशरीज़ हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि कोल वाशरीज़ क्या करते हैं, जब कोल को वॉश किया जाता है तो वहाँ बहुत सारे जो उसके साथ कॉन्टामिनेंट्स आए होते हैं उसमें यूरेनियम भी होता है, वो जाके फिर वाटर टेबल में मिल जाते हैं और फिर ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं। स्पेशली यूरेनियम जो है वो बहुत ही कार्सिनोजेनिक होता है, रेडियो एक्टिव होता है इसलिए। तो ये देखिए पंजाब और राजस्थान के जो एरियाज़ हैं उसका जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है यूरेनियम पॉइजनिंग के कारण। अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो इफ़ेक्ट्स ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंटेंट है वो बहुत ही लो हो जाता है, नीचे चला जाता है, जो कि सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स को फिर वहाँ से वो एलिमिनेट कर देता है, जैसे कि प्लैंकटन्स हो गए, मोलस्क्स हो गए, फिशेस हो गए। और यूट्रोफिकेशन में भी ये कॉज करता है। तो अल्टीमेटली यूट्रोफिकेशन से डेड जोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, या डेथ ऑफ इकोसिस्टम होता है। फिर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो पॉल्यूटेड वाटर जनरली पैथोजेंस कैरी करते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वर्म्स। तो ये बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीजेस भी कॉज करते हैं, जैसे जॉन्डिस, कॉलेरा, टाइफॉइड, एमोबियासिस। फिर मरकरी जैसे जो हैवी मेटल्स होते हैं तो वो बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे हमने देखा था फ्लोराइड में फ्लोरोसिस होता है, नॉकनी सिंड्रोम होता है। फिर आर्सेनिक में हमने देखा था ब्लैक फुट डिजीज होता है। मरकरी में भी हम देखते हैं ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक केमिकल एक मिथाइल मरकरी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फिर नम्बनेस ऑफ लिम्स, हिप्स, टंग, डेफनेस, बहरा भी आदमी होने लगता है, मेंटल डिरेंजमेंट, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे भी काम करने लगता है। और इस डिजीज़ को फिर हम मिनामाता डिजीज़ कहते हैं। ये जापान में एक जगह का नाम है, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस मरकरी पॉइजनिंग के पाए गए थे, तो वहाँ से ये नाम जनरेट हुआ है। फिर कैडमियम भी एक तरह का हैवी मेटल होता है, और वो फिर इताई सिंड्रोम, ऑल्सो नोन एज आउच सिंड्रोम। तो उसका एक्सपोजर से क्या होता है कि जॉइंट्स और बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन होना चालू हो जाता है, और इसलिए इसको आउच सिंड्रोम या इताई सिंड्रोम भी कहते हैं। इससे लंग्स और लीवर के भी कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। वाटर पॉल्यूशन में अगर लेड भी एक पॉल्यूटेंट है तो उसमें एनीमिया, हेडेक, लॉस ऑफ मसल पावर, ब्लूइश लाइनिंग ऑफ टूथ एंड गम्स ये होता है। बायोमैग्निफिकेशन में हमने देखा है कि अगर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं तो डीडीटी, मरकरी और भी हैवी मेटल्स जो हैं वो फूड चेन में मैग्नीफाई होते जाएंगे, और फिर जब हम उस फूड चेन में कहीं पर आएंगे तो फिर हम भी कंज्यूम करेंगे, और फिर वो हमारे को भी वो जो हैवी मेटल या बायोमैग्नीफाइड जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनका फिर हार्मफुल इफेक्ट्स हमको भी झेलना पड़ेगा। तो कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट वाटर पॉल्यूशन। तो जो भी कॉजेज़ हैं उनको फिर अगर हम मिनिमाइज़ कर दें तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे एक मेथड है रिपेरियन बफर्स। तो देखिए ये एक पॉल्यूटिंग एरिया है, ये भी पॉल्यूटिंग एरिया है, और ये एक हेल्दी स्ट्रीम है। तो उसके बीच में हम अगर प्लांट्स और ट्रीज़ का एक बफर बना दें तो वहाँ से जो रन ऑफ आएगा तो बहुत सारे कॉन्टामिनेट्स को ये यहीं पे रोक लेगा और अपने सिस्टम में वो उसको इन्वॉल्व कर लेगा, और जो यहाँ पे जो पानी में जो रन ऑफ आएगा वो एक तरह से ट्रीटेड वाटर टाइप का होगा, जिससे कि स्ट्रीम जो है हेल्दी रहेगा, वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये रिपेरियन बफर्स भी एक तरह का मेथड है जिससे वाटर पॉल्यूशन कम किया जा सकता है।
ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर एंड द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स शुड बी डन बिफोर रिलीजिंग इनटू द वाटर बॉडीज़। तो जो सीवेज वाटर है या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है उसका ट्रीटमेंट बिफोर रिलीजिंग ये होना चाहिए। हॉट वाटर जो है उसको पहले कूल किया जाना चाहिए, उसके बाद फिर डिस्चार्ज किया जाना चाहिए वाटर बॉडीज़ में। और जहाँ से सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर होता है वहाँ पे डोमेस्टिक क्लीनिंग या और भी तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको वहाँ नहीं करने देना चाहिए। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स ये अवॉइड करने चाहिए। ऑयल स्पिल्स जो हैं ये तो अवॉइड करने चाहिए, और अगर हो जाए तो फिर उसको तुरंत क्लीन करने का मेथड होना चाहिए। जैसे कि ब्रिगोली एक प्रोडक्ट है पेपर इंडस्ट्री में जो कि सॉडस्ट से मैच करता है, वो अभी पाया गया है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑयल स्पिल्स को टैकल कर सकता है। ऑयल जैपर ये टेरी ने इसको इन्वेंट किया था और उस समय क्वेश्चन भी आया था। तो ऑयल जैपर भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि ऑयल स्पिल में इफेक्टिव पाए गए हैं, उनको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हम एक PYQ देखेंगे। Which of the following can be found as pollutants in the drinking water in some parts of India? Arsenic, sorbitol, fluoride, formaldehyde, uranium। तो इसका क्या आंसर होगा आप कमेंट में बताइए। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि आर्सेनिक ये ड्रिंकिंग वाटर में हमें मिलता है इंडिया में, सॉर्बिटॉल ये रॉन्ग है, फ्लोराइड मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड ये भी रॉन्ग है, और यूरेनियम भी मिलता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा 1, 3 एंड 5, ये C। तो आज हमने वाटर पॉल्यूशन पूरे डिटेल में देख लिया और उसके मेजर कॉन्टामिनेंट्स, मेजर पॉल्यूटेंट्स और उसके कंट्रोल मेजर्स को भी देख लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब UPSC प्रेपोल्ट।